राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार और आज हम एक कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि वैक्स के अंदर में काम होता है। जैसे मोम जो होता है, जैसे मोमबत्तियाँ होती हैं, उस टाइप का जो मोम होता है उस बिजनेस के अंदर में डील करती है। सो मोम जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सो और वो कई जगहों के ऊपर में काम आते हैं। तो उसी चीज़ में डील करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है धारीवाल कॉर्प। तो यही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, लगभग 25 करोड़ 15 लाख रुपए, और कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 94 करोड़ 88 लाख रुपए लगा रही है। तो ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं लगाई जा रही है, ठीक ठाक छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी के हिसाब से वैल्यू लगाई जा रही है। सो एसएमई कंपनी रहेगी, और एनएसई एसएमई जो एनएसई इमर्ज नाम से जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये कंपनी का स्टॉक जो है लिस्ट होने वाला है, एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। बाकी आपको तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट ज़ेरोधा ग्रो आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें आपको दिखेगा, कोई दिक्कत की बात वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंपनी के एक लॉट के अंदर में एक फाइल लगाने के लिए आपको 1,27,200 रुपये की कम से कम ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और यहाँ पर जो बिचौलिए हैं, जिनको मैं बोलता हूँ मार्केट मेकर्स, उनको ठीक ठाक पोर्शन दिया जा रहा है। जितना एवरेज दिया जाता है हर कंपनी द्वारा उतना ही दिया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा। ना अब देख लेते हैं एक बार कंपनी यूजुअली करती क्या। तो इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर चल के देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वैक्स से रिलेटेड ही हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर में काम आते हैं। वैक्स की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ पर दिखा रखी हैं प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में। इसी के साथ में कंपनी पेट्रोलियम जेली के अंदर में भी डील करती है, बट पेट्रोलियम जेली में कुछ खास नहीं करती है। मेनली जो इसका प्रोडक्ट है वो 90% सेल सिर्फ वैक्स से ही आती है। अब क्या होता है वैक्स, क्या किस काम आते हैं, बट यहाँ पे इसकी वेबसाइट के ऊपर में इंफॉर्मेशन जो यूजुअली दे रखी है वो कैंडल मेकिंग, जैसे मोमबत्तियाँ जो होती हैं पेपर के ऊपर में जो चिकनाहट पैदा करने के लिए काम आता है। फूड ग्रेड पैराक्सिन, फूड ग्रेड जो वैक्स होता है उसके लिए, शाइनिंग कोटिंग, और जो कई मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में वैक्स को लगा दिया तो वो चिकनाहट बनी रहती है, ख़राब नहीं होते। सो ये बेसिक काम होते हैं वैक्स के। अब आज के दिन वो कंपनी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से, और कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो यहाँ पर अपना मालिकाना हक क्यों दे रहे हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो उन्होंने बेसिक रीज़न बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेयर हाउस। कंपनी का यूजुअली क्या होता है, वेयर हाउस स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है वैक्स को, जब तक बिकता नहीं है तब तक। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है हमें और वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी का माल जो है काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है और बढ़ता ही जा रही है माल बिक्री, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसों की और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा खरीदना पड़ेगा तो ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। सप्लाई, वो जो सप्लायर से माल आएगा उसको प्रोसेस करने के बाद में वैक्स, वैक्स से बाद में फिर आगे माल बेचना, राइट। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो बेसिक चीज़ें हैं। सो ठीक ठाक चीज़ें लग रही हैं जिसके लिए कंपनी पैसे मांग रही है। दीज इश्यूज हैपन, जिनकी वजह से पैसे मांगे जा सकते हैं, स्टेक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर एक बार देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी, सॉरी, जो कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनका आईपीओ से पहले 99% के आसपास में, 100% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास में, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनके पास में ही पूरी कंपनी थी। आईपीओ के बाद में जितनी सेबी द्वारा मैंडेटरी है देना उसके आसपास में ही रहने वाली है। सो 74% के आसपास में रहने वाली है। 75 से ज़्यादा का जो कंपनी प्रमोटर्स हैं आईपीओ के बाद में रख नहीं सकते हैं अपने पास में स्टॉक शेयर होल्डिंग, राइट। कुछ छूट दी जाती है कुछ कंपनियों कुछ वक्त के लिए, तो वो रख सकते हैं, बट उनको बाद में अल्टीमेटली शेयर्स जो होते हैं 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगभग उतने ही रख रही है जितने मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की जो आरएचपी होती है उसके एक बार समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर अगर कोई दिक्कत नज़र आती है तो उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर कंपनी के जो धारीवाल, मनीष धारीवाल और साक्षी धारीवाल, ये जो मेन हैं जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, शुरुआत करता धरता है दोनों के दोनों। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, यहाँ पर कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई केस नहीं है, ना कोई टैक्स से रिलेटेड है, को ना किसी और चीज़ से रिलेटेड, कोई टाइप का कोई केस नहीं है कंपनी के ऊपर में। इस टाइप की कंपनी तो मेरे को पहली बार देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि 2020 में ही शुरू हुई है कंपनी, कोरोना के बाद तो शुरू हुई है, कोरोना के टाइम पे ही। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं और चीज़ों को, तो कंपनी के पास में एक प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि 1,20,00,000 के अंदर में कंपनी वालों ने खरीदा है, वो भी 2021 के अंदर में। तो अभी इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। जोधपुर राजस्थान के अंदर में है। बाकी कंपनी के यूजुअली वेयर हाउसेज ही हैं जो कि रेंटेड के ऊपर में है, और बेसिकली कंपनी के जो वेयर हाउसेज हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अंदर में अवेलेबल हैं।
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब कुछ रेंट पे है, सब कुछ लीज पर है, रेंट पे ही है, कंपनी मालिक नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो लोगो है धारीवाल कॉर्प लिमिटेड। अब कंपनी 2020 में शुरू हुई है तो कंपनी का माल अच्छा खासा बिकना चालू हो गया। तो यूजुअली आईपीओ के टाइम पे ये कंपनियां जागती हैं सारी, आईपीओ लेके आना है तो लोगो रजिस्टर करवाना, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स को पूरी करनी चाहिए, शुरू में पूरी कर लेनी चाहिए। बट ये जागते बाद में है, तो इनका जो रजिस्टर्ड मार्क है धारीवाल, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर्मेलिटी चेक पास का जो एक कई कई स्टेजेस होते हैं, जैसे हम लोग कभी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्टर करवाने के तय हाथों हाथ वो रजिस्टर नहीं होता है, उसको कम से कम 6 महीने से 1 साल 2 साल तक का वक्त लग जाता है। उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, पहले चेक किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा इंस्पेक्टर द्वारा, वो फिर पास करेगा, फिर उसके बाद में फॉर्मेलिटी चेक पास होगी, फिर उसके बाद में उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा कि किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो ऑब्जेक्शन डाल दे। जब किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आता तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्टर होता है। तो इसमें इस प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही नया नाम है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो 6 महीने के बाद तो कम से कम लग ही जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है या फिर नाम में कुछ गड़बड़ दिख जाती है या फिर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या फिर जो इंस्पेक्टर होता है उसको कोई और सवाल पूछने होते हैं, तो फिर उसको 1 साल का वक्त भी लग जाता है या फिर उससे ज़्यादा का भी वक्त लग जाता है रजिस्ट्रेशन में। अभी इनका अभी फॉर्मेलिटी चेक पास के अंदर में चल रहा है, तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्शन वाली कैटेगरी आ सकती है, राइट। नेक्स्ट, तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी सारे स्टेट्स में, इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में कंपनी फैली हुई है, आज के दिन 21 स्टेट्स के अंदर में काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, अब जैसे हम लोग जानते हैं मोम का यूज़ जो होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, सिर्फ मोमबत्तियाँ बनाने के लिए ही नहीं होता। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे बता रखा है कि हम पेपर जो कोटिंग इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री जो कंपनियाँ पेपर बनाती हैं उनको भी सप्लाई करते हैं, प्लाईवुड वाली जो इंडस्ट्री उनको भी करते हैं, क्रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग जो ये जो स्केचेस नहीं बनाते हैं कलर वाले, जो बच्चे जिनसे ड्राइंग बनाते हैं उनको इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को भी देते हैं। कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है उसको भी देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को भी देते हैं, सप्लाई करते हैं। पेट्रोलियम जेली और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर में भी कंपनी घुस रही है, ट्यूब एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी प्रोवाइड करते हैं। सो एक बड़ी बहुत ही लंबी चौड़ी इंडस्ट्री है जिसको वैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हर कंपनी को यूजुअली वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको सबको कंपनी सप्लाई करती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे 88% वैक्स से रेवेन्यू कंपनी का 2024 के अंदर में 93% रेवेन्यू वैक्स से आया, बाकी 4% जो है इंडस्ट्रियल केमिकल से है, बाकी पेट्रोलियम जेली से आया है बचा हुआ। बाकी सारे के सारे जो जिनसे जो प्रोडक्शन है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम होता जा रहा है, बट वैक्स से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो और कंपनियां भी प्रोवाइड करती हैं, वैक्स जो है वो लिमिटेड कंपनी है। ये वेयर हाउसेस की फ़ोटो हैं जो कि कंपनी के जोधपुर में है, भिवाड़ी महाराष्ट्र के अंदर में है, राजस्थान में गुजरात में है, उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पर कंपनी के अंदर में आज के दिन एम्प्लॉयज़ सिर्फ 7 एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट हो सकता है कि सिर्फ 7 ही एम्प्लॉयज़। सो ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 7 फुल टाइम एम्प्लॉयज़। बाकी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे वर्किंग क्लास हो गई, लोडिंग अनलोडिंग वाली क्लास हो गई, वो शायद हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हो, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई नाम नहीं है। तो 7 एम्प्लॉय जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर में है, उनका यहाँ पर डिटेल दी हुई है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो काम होगा वो जो वर्किंग क्लास है उसका ज़्यादातर काम हो सकता है, जो कि यूजुअली मशीन से काम होता होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखते होंगे, या फिर थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू हायर करते होंगे। एनीथिंग कैन हैपन, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ दिक्कत भरी हुई चीज़ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज़ है वो 21 करोड़ रुपए की है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 9.25 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बाकी सारे के सारे पैसे जो हैं वो या तो लोन से आए हुए हैं या फिर माल उठाया हुआ है, पेमेंट नहीं किया हुआ है। लोन भी 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म मतलब इसी साल चुकाना, और लॉन्ग टर्म मतलब जिसको 1 साल बाद भी चुकाया जा सकता है, धीरे धीरे चुकाना है। अब कंपनी का जो मैक्सिमम पैसा अटका पड़ा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में अटका पड़ा है, दूसरा इन्वेंट्रीज में अटका पड़ा है। सो 2 जगहों पर कंपनी का मेनली पैसा अटका हुआ है, जो कि करंट एसेट्स हैं, राइट।
अब करंट एसेट्स और वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स सेगमेंट के अंदर भी देख रहे हैं आप, तो एक साइकिल बंधी हुई है, तो वो भी कोई ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा है। पिछले साल के मुकाबले ट्रेड रिसीवेबल्स कम है, वो भी कोई इशू नज़र नहीं। अब एक बार पी और पीबी रेशियो को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कंपनी कितनी कमाई कर रही है, किस वैल्यू पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो यहाँ पे इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कौन सा रीज़न एक मेनली निकल के आया है जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये रीज़न निकल के आया है, ओके, तो 6 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाए हैं। यहाँ पे 6 करोड़ रुपया। यहाँ पे कंपनी का 231 करोड़ का माल बेचा, जिसमें से 225 करोड़ रुपए का कंपनी को खर्चा हो गया। पिछले साल कंपनी ने 195 करोड़ रुपए का माल बेचा, जिसमें से 194 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया था। सॉरी, 194.34 194 करोड़ 34 लाख का खर्चा हो गया था। तो यहाँ पर इस बार कौन सा खर्चा है जो कि कम हुआ है? यहाँ पर 19 करोड़। तो ये देखो, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो कंपनी यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, कंपनी माल खरीद रही है, वैक्स खरीद रही है, बिचौलिया बनी हुई है, बिचौलिए के हिसाब से कंपनी काम करे। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कंपनी कुछ नहीं करी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, राइट, माल खरीदती है फिर आगे बेचती है। चेंज इन इन्वेंट्री, अब आज के दिन चेंजेस इन इन्वेंट्री सिर्फ 40 लाख का है। तो अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे और प्रॉफिट बढ़ जाता। सो यहाँ पर एक जो है कंपनी ने माल सस्ता खरीदा है और महंगा बेचा है, और इस बार रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा है। ये एक कंपनी के यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हुए नज़र आ रही है चीज़। बट अचानक से माल सस्ता हो जाता है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, वो भी आईपीओ ईयर में ही। तो ये थोड़ा नेगेटिव भी है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इसलिए थोड़ा सा संदिग्ध नज़रों से भी हमको इस कंपनी को देखते हुए चलना है। बट अगर प्रेजेंट डेटा के हिसाब से अगर हमें देख के चलते हैं इसको, तो यहाँ पर कंपनी का जो पीई रेशियो है वो लगभग 20 का है, 20 का पी रेशियो है। और पीबी रेशियो जो है वो 9.5 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो 34 करोड़ रुपए, 33 करोड़ मान के चल लेते हैं। 33 के हिसाब से कंपनी का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, वो लगभग 3 के पीक का पीबी रेशियो निकल गया, जो कि अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। सो पी और पीबी रेशियो दोनों ही महंगे की साइड में है, बट कम आजकल के दिन में मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड में चल रहा है, जहाँ पे पी रेशियोज कुछ कुछ कंपनियों के 100 के ऊपर में है, कुछ के 10-20 रुपये के आसपास में भी हैं। तो कोई भरोसा नहीं है किस साइड में कम इसको मार्केट वैल्यू देने वाला है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, क्योंकि ये कंपनी ने बताया कि हमारा कोई पीयर नहीं है जिसके साथ हम कंपेयर कर पाएँ। ये कंपनी बोल रही है हम अकेले टाइप की इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होने वाली हैं, इस टाइप के मार्केट में काम करने वाली। तो अब देखते हैं मार्केट इसको कहाँ वैल्यू देता है। बाकी 20 का पी रेशियो इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, और पी बी रेशियो जो 3 का है वो इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। सो आई होप कि इस जिस हिसाब से कंपनी के अंदर में ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर, और जिस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थोड़े फ्लक्चुएटिंग हैं बट ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इस ग्रोथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको अच्छी वैल्यू दे सकता है, देयर आर चांसेस। सो लेट्स होप। अब इसका जीएमपी कहाँ पे है अगर वो देख लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें लिस्टिंग गेंस का पता चल जाए। तो वो 14% के जीएमपी रेशियो के ऊपर में ही आज के दिन चल रहा है, बट अभी काफ़ी टाइम है। 5 अगस्त तक कंपनी का स्टॉक में जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला, तो 5 अगस्त तक हम लोग अप्लाई करने दे सकते हैं। तो इसका जीएमपी जो प्राइस है बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। लेट्स होप फॉर गुड। और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है, और अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी महंगी लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है जिस हिसाब से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है। आई एम पॉजिटिव ऑन दिस फॉर लॉन्गर टर्म। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और बाकी कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें, और रिसर्च करके लें। दिस इज ओनली लिमिटेड रिसर्च। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।